नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव के सियासी रण में एक और जहां प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के कई दिग्गज राजनेता अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में संगठनकर्ता की बात हो और हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सतीश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव का रण है और भारतीय जनता पार्टी जो कि राजस्थान में पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट दर्ज करती आई है, इस बार किस प्रकार का मिजाज नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत फ़र्क नहीं है। 14 का वोट ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसके बाद 19 का वोट ये कहा गया कि ये भरोसे का वोट है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये 24 का वोट जो है वो भविष्य का वोट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और प्रधानमंत्री ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी कोशिश है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सरकार चाहिए और स्थायी सरकार को देने में सक्षम कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी खुद हैं, कि जिनके करिश्मे से पार्टी यहाँ तक पहुँची। एक अच्छा अलायंस पॉजिटिव वे में काम करना शुरू हुआ, बुनियादी बदलाव हुआ, विकास की तरक्की की रफ्तार बढ़ी और वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ। इस लिहाज से साफ दिखता है कि लोगों ने मैंडेट तय कर दिया है। आमतौर पर बड़े चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा में, लोग देश हित के मुद्दों पर, नेशनल इश्यूज पर कास्ट करते हैं और स्वाभाविक तौर पर जितने देश के जो स्थापित मुद्दे हैं उस पर एक बार फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, मोदी को पसंद करेंगे, कर भी रहे हैं। तो 14, 19 और 24 ये एक सिलसिला हैट्रिक का मुझे लगता है बीजेपी का बरकरार रहेगा। जीत की हैट्रिक की आप बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे आपको नज़र आते हैं जिसके आधार पर राजस्थान का वोटर खास करके 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोट कर रहा है? देखिए, हर छोटे चुनाव की फितरत अलग होती है और बड़े चुनाव की फितरत, जैसे मैंने कहा, नेशनल एजेंडा पर होती है और इसलिए लोग उस समय जाति, पंथ, मजहब इसके अलावे वो केवल देश के एजेंडे पे वोट देते हैं। लोगों ने मोदी पे भरोसा किया और आगे भविष्य के लिए उन्होंने ये तय किया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, एक विजनरी गवर्नमेंट चाहिए। जहाँ तक एक व्यक्ति, कोई पार्टी खूबियों के आधार पर सत्ता में आए या जीत हासिल करे, उसके साथ दूसरा पक्ष है कि जो सामने वाला विरोधी पक्ष है उसकी ताकत कितनी है, उनमें अंतर्कलह कितना है, उनकी लीडरशिप में क्राइसिस कितना है, मुद्दे क्या उनके हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी परिणति ये हुई कि वो सत्ता से बाहर हो गए। महज 100 दिन में जो कमिटमेंट किया भजनलाल जी की सरकार ने, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे पेट्रोल डीजल के वैट को कम करने की बात हो, चाहे ईआरसीपी हो और चाहे यमुना जल समझौता हो, ये 4 बड़े फैक्टर थे जिससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ कि कम समय में राजस्थान की सरकार ने डबल इंजन की भावना को साकार करते हुए मोदी की सरकार से उस इंजन ने वेवलेंथ बनाई। और इसलिए ये स्वाभाविक मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है। पहले चरण का जब मतदान हुआ तो राजस्थान की 12 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम रहा। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है और वोटिंग परसेंटेज कम रहने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, बीजेपी को तो फ़ायदा ही है क्योंकि यहाँ का कमिटेड वोट है और वो हमारे इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि हमारा वोट पहले पड़ता है, वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ता है, लोग प्रेरित करते हैं। ये मैं मानता हूँ कि पिछले के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है। गर्मी एक कारण हो सकती है, विवाह समारोह एक कारण हो सकते हैं। मैं भी मारवाड़ में किसी गांव में था तो एक गांव में 45 शादियां थी। स्वाभाविक है कि जिस घर में कोई समारोह होगा वो इस बात से परहेज करेगा। हालांकि चुनाव आयोग, पार्टी का नेटवर्क इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पहले वोट डालिए। तो मैंने दृश्य देखा कि एक दूल्हा भी वोट की कतार में था। पर ऐसे एक्सेप्शनल कुछ केसेज होते हैं। पर ये मुझे लगता है, लेकिन अब पार्टी भी एक्टिव हुई है, इलेक्शन आयोग भी, चुनाव आयोग भी सक्रिय हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड फेज है उसमें मतदान अच्छा होगा। आज हमने देखा कि 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। सूरत से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते, उसका क्या फ़ायदा जो अन्य चरणों के मतदान होंगे इसमें बीजेपी को मिलता नजर आता है क्या? उससे ये पता लगता है कि जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी, उनके बड़े लोग चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे थे। नहीं तो लोगों का एक धारणा थी कि इनके मजबूत लोग चुनाव लड़ेंगे, उनकी अच्छी चर्चाएं होंगी, पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, जनता के बीच में एक प्रतिस्पर्धा लगेगी। कांग्रेस ने उससे परहेज किया। ऐसा नज़ारा अरुणाचल में भी हुआ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध विधायक चुने गए। सूरत का इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कितना लापरवाह है, कितना आलसी है, कितना सुस्त है और कितना गिव अप किए हुए, कितना सरेंडर किए हुए। तो
तो एक तरीके से बीजेपी की नैतिक जीत है, कांग्रेस की नैतिक हार है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उस दावे का दम निकल चुका है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, दम तो कांग्रेस का निकला है कि जो पार्टी कभी सत्ता में 55 साल तक राज करती थी, आज वो महज 250 सीटों पर चुनाव लड़ती है। राजस्थान की 25 सीटों में छोटे छोटे पार्टियों से अलायंस करती है। बड़े नेता चुनाव से परहेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि दम तो कांग्रेस का निकला है। बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 कहा है, बीजेपी का 370 का फिगर है, 25 मिशन की बात बीजेपी करती है। तो हमारा एक तार्किक आधार है कि हम अपनी खूबियों से तो आ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी हमें अवसर दे रही है कि हम ज़्यादा सीटें जीतें। आप किस प्रकार से देखते हैं इन मुद्दों को, जिनमें राम मंदिर, हिंदुत्व और अब चूंकि पीओके का जिक्र लगातार हो रहा है, पीओके को लेकर ये जानना चाहूँगा कि क्या 2024 से 29 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वो क्या इसके समाधान के लिए प्रयासरत रहेगी, और राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, इमोशंस पर चुनाव लड़े जाते हैं, उसके कुछ स्लोगन्स भी होते हैं। देश में इमोशंस और स्लोगन्स पे चुनाव होते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि हर चुनाव की अपनी एक फितरत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक पॉजिटिव वे में हमेशा चुनाव लड़े कि जिन्होंने एक वायदा किया उसको पूरा किया। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, इन सब की एक अंडर करंट है लोगों में, वोटर्स में। भले ही वो आज ऊपर नहीं दिखती हो, लेकिन ये तय है कि इन मुद्दों पर वोटर वोट करेगा। जो नागरिकता संशोधन कानून, कॉमन सिविल कोड, जो बातें कही जाती हैं, तो उनका एक सेंटिमेंटल लोगों के अंदर एक उत्कंठा है कि देश की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो बड़े बड़े काम किए, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ती चली जा रही हैं, जिससे देश को एक कुल मिलाकर स्वाभिमान भी हो और पुराने मुद्दों का समाधान हो। राम मंदिर का समाधान हुआ, 500 वर्षों से इस तरीके का लंबित मसला था, लोगों में भरोसा पैदा हुआ। 370 कोई मान नहीं सकता था, जिसमें एक किस्म की पूरे देश को थ्रेट होती थी कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, लेकिन बहुत स्मूथली हुआ। तो इससे मोदी सरकार का भरोसा बढ़ा है, और सरकार ने जो मैकेनिज्म अच्छी तैयारी की, बिना पत्ता हिले सब समाधान हुआ। तो लोगों को भरोसा है कि जितने ऐसे मुद्दे आएंगे उनका समाधान मोदी सरकार करेगी। तो पार्टी के नेता भी कहते हैं और जनता वो सुनना भी चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक इमोशनल अपील है और उस पर लोग वोट देंगे। पुणे जी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने 3 महीने हुए हैं। आप लगातार ये कहते हैं कि 3 महीने में हमारा जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कहती है कि 3 साल में राजस्थान की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा राजस्थान में। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको इंतजार करना चाहिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पेपर लीक एक बड़ा मसला था, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, और एक तरीके का पाप कांग्रेस ने किया। उस पर एसआईटी बनाना, उस पर एक्शन करना, नकली थानेदारों को पकड़ना, लोगों को जेल होना, पेपर जो माफिया थे उन तक लोगों को पहुंचना, उन पर एक्शन होना, अपने आप में कमिटमेंट है। डीजल और पेट्रोल के लिए हम लोग विधानसभा में एजिटेशन करते थे, सड़क पे करते थे, सदन में करते थे, उस पर एक्शन हुआ है। ईआरसीपी पर हुआ है, यमुना जल समझौते पर हुआ है। 100 दिन में मैं समझता हूँ कि जो बड़ी चीज़ें थी वो की हैं सरकार ने, और आगे भविष्य पूरा है। मुझे पूरा भरोसा है कि भजनलाल की सरकार और ज़्यादा मजबूती से डबल इंजन की स्पिरिट को समझते हुए अच्छा काम करेगी। पुणे जी, मूलतः आप राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। चूरू की जो लोकसभा सीट थी वो इस बार के चुनाव में हॉट सीट बनकर उभरी, क्योंकि 2 बार के जो सांसद थे राहुल कसवा, बीजेपी ने उनका टिकट काटा, वो कांग्रेस से टिकट ले आए, चुनावी मैदान में उतरे। चूरू लोकसभा सीट को किस प्रकार से देखते हैं, चूरू के दंगल को आप? मेरा जन्म जरूर वहाँ हुआ, लेकिन मैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से मेरी सक्रियता जयपुर और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में ज़्यादा रही है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पार्टी का सिलेक्शन देवेंद्र झाझड़िया के रूप में एक इमोशनल सिलेक्शन था। प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा कि ये मेरा सिलेक्शन था, और सिलेक्शन की मेरिट ये थी कि उन्होंने किसान के बेटे को स्वीकार किया, उन्होंने एक ओलंपियन को और एक दिव्यांग को, 7 करोड़ दिव्यांगों में एक मैसेज गया, पूरे देश के खिलाड़ियों में मैसेज गया, किसानों के बीच में मैसेज गया। ताजुब की बात यह कि जिस परिवार को, जिस खानदान को 18 वर्षों तक 33 वर्षों तक 14 बार एक पार्टी ने प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद सारी टिकटें दी और पूरे परिवार को दी। परिवार में उनके जो सदस्य हैं, मुख्य जो सदस्य हैं, बेटियां शादी होके चली गई, लेकिन बाप, बेटा और माँ
मेरे ख्याल से दुनिया में उदाहरण होगा कि जिनको इतना उपकार पार्टी ने किया है। बेहतर होता कि वो आज देवेंद्र झाझड़िया के साथ खड़े होते। उन्होंने कोशिश की। अफसोस की बात यह कि वो अपनी कोई खानदान की उपलब्धि या अपनी उपलब्धि बताते, लेकिन वो टिकट कटने को और इसको जातिगत रंग दे के और पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। तो मुझे लगता है कि उनका कोई एजेंडा नहीं था। चूरू की जनता ने शायद वो चीज़ें तो ईवीएम में बंद हो गई, लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से स्वीकार किया है। क्या देवेंद्र झाझड़िया के टिकट गलत था या देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव लड़ना गलत था? मुझे लगता है कि जाति का आसरा वही लेता है जो नैतिक रूप से कमज़ोर होता है। देवेंद्र झाझड़िया का टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टिकट था, आप ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल कसवा कहते हैं कि काका ने मेरी टिकट कटवा दी और काका का नखरा मेटना है। इसके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराज़गी आपको लेकर भी है, क्योंकि हमने देखा कि राहुल कसवा ने जो बयानबाजी की उससे जाहिर हुआ कि ये जो चुनाव है राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा नजर आया, जबकि देवेंद्र झाझड़िया चुनावी मैदान में थे। मैंने कहा ना कि उन्होंने कोशिश की कि भाई टिकट कटना एक शहादत है। टिकट जो मिली है उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं है। मेरे ख्याल से एक अपवाद ही है कि किसी एक खानदान को बीजेपी ने इतना उपकार किया होगा और जब अवसर आया तो छोड़ के भाग गए। और कैसी पार्टी पकड़ी जो पेपर लीक की दोषी है, कैसी पार्टी पकड़ी जो भ्रष्टाचार की दोषी है, कैसी पार्टी पकड़ी जो राम मंदिर की दोषी है, जो 370 का विरोध करती है और एजेंडे में संकल्प पत्र में कहती है कि हम आएंगे 370 को वापस लागू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि केवल चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा और उस तरीके की विद्रूप मानसिकता ने उनको ये मजबूर किया। वहाँ चूरू के अंदर कोई जाति मसला नहीं था, ये देश धर्म और आस्था के और देश के एजेंडे पर चुनाव था। बेहतर होता उस पर वोट मांगते, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखता है उनके पूरे कैंपेन में। मुझे लगता है चूरू की जनता ने न्याय किया होगा और देवेंद्र को अच्छा समर्थन दिया होगा। आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो जोधपुर लोकसभा का ये क्षेत्र है। जोधपुर में 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। क्या तीसरी बार जोधपुर के सांसद वापस गजेंद्र सिंह बन पाएंगे? देखिए, जिन 25 की बात करते हैं उसमें जोधपुर भी शामिल हैं। उनके खिलाफ एक प्रायोजित विरोध अशोक गहलोत जी के बेटे को हराने के बाद ही शुरू हो गया था। जल जीवन मिशन जो उनका महकमा था, उसकी योजना को विफल करने की कोशिश हुई कि उसमें मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, वो योजना घर घर तक जाएगी, उसमें इतना भ्रष्टाचार किया। तो मुझे लगता है कि जोधपुर की जनता भी आस्थावान जनता है, वो देश के मुद्दों पर वोट करेगी। और गजेंद्र सिंह जी पर जो आरोप कांग्रेस पार्टी के लोग लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। मारवाड़ की बात हो रही है तो मारवाड़ की राजनीति में एक नए युवा का उदय हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। वो पहले जब एबीवीपी ने टिकट काटी तो वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने विधायकी की टिकट काटी तो वो विधायक बन गए। अब सांसदी की टिकट वो मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे ये तो कोई जानता नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जनता का आदेश हुआ और मैं सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है वो सांसद बन पाएंगे और उनकी दावेदारी और उनके कम समय में जिस प्रकार का वो आगे बढ़ रहे हैं किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, तात्कालिक उफान होता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव देश में बहुत एक्सेप्शनली कोई इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, बहुत एक्सेप्शनली। तो बाड़मेर की, जैसलमेर की, बालोतरा की जनता पहले भी लोकसभा चुनाव में नेशनल इंटरेस्ट में वोट करती रही है। कैलाश चौधरी भी उस क्षेत्र के एक सामान्य से परिवार से आके सामान्य कार्यकर्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री तक पार्टी ने उनको बनाया। तो कोई योग्यता क्षमता होगी तभी बनाया था। और मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर उनके जीवन में किसी तरीके का दोष नहीं है। जितनी योग्यता क्षमता थी उसके हिसाब से क्षेत्र की सेवा भी करी है, नाम भी किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने धरातल पर लागू भी किया है। उनके, मैं देख रहा था, उनके किसी सहयोगी का एक बड़ा अच्छा वीडियो था, हालांकि वो देरी से जारी हुआ, लेकिन उसमें बहुत तार्किक तरीके से जो रिफॉर्म हुए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जामनगर से और अमृतसर तक इस तरीके से भारतमाला बनेगी। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मुझे लगता है कि जो काम है उन पर भी और जो देश के मुद्दे हैं उन पर भी बाड़मेर की जनता बजाय किसी दूसरे दल के या निर्दलीय के भारतीय जनता पार्टी को और कैलाश चौधरी को चुनेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 25 की 25 सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार करके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन दल हैं और राजस्थान के भी जो दल हैं उनको मौका दे रही है। ऐसे में क्या लगता है उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आएगा क्या? मुझे नहीं लगता। ये एक तरीके की, जो मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की नैतिक हार है कि 25 जगह उम्मीदवार नहीं उतारे, देश में 230 जगह उतारे, 543 जगह उम्मीदवार उतारने की
कांग्रेस की क्षमता नहीं, गठबंधन है वो लुंज-पुंज सा है, टूटा-फूटा सा है, दिशाहीन है, किसी तरीके का उनका एजेंडा नहीं है, नेता उनका कोई नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर मालवीय से बड़ा कोई उनका नेता था नहीं जो चुनाव को लड़ सकता हो, इसलिए उन्होंने किसी को टिकट दी। अजूबा सा हुआ कि वो सर्फ के विज्ञापन की तरह ढूंढते रह जाओगे, उनका टिकट दिया हुआ उम्मीदवार ही गायब हो गया, कुछ दिन तक उनको मिला नहीं। नागौर में उनको अलायंस करना पड़ा। मजे की बात ये कि पीसीसी के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में, वैसे तो उनको खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जहां से चुनाव लड़ती रही है, कई बार जीती भी है, वहां उन्होंने लेफ्ट के किसी व्यक्ति को पसंद किया। तो मुझे लगता है कि एक तीर से कई शिकार थे। ये हार तो उनकी तय है, लेकिन ये हार कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, सीपीएम के खाते में जाएगी। इसलिए हार के कलंक से बचने के लिए उन्होंने लाल झंडे को अपना समर्थन दे दिया। उनको समर्थन देना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसलिए 25 में से 3 जगह तो वो इस तरीके से लड़ रहे हैं आधे दूरे से। उनके नेता भी बहुत ज़्यादा कुछ उत्साहित नहीं है इस गठबंधन को लेके। कहीं उनकी उपस्थिति या कहीं उनका कोई कैंपेन में कोई पार्टिसिपेशन दिखता नहीं, दिखावे के लिए फ़ोटो होती हैं, डांस होता है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने उनको इसलिए सेलेक्ट कर रखा है कि तेजल सुपर डुपर पर डांस करो, लोगों को मनोरंजन करो, वोट से कोई सरोकार नहीं। लेकिन पुनिया साहब, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में नागौर सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आरएलपी से गठबंधन किया था। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन में है। उस समीकरण को और उस कंपैरिजन को किस प्रकार देखते हो? देखिए, एक सीट थी और वो पहले से पार्टी के हमारे विधायक रहे हैं, और किसी कारणों से अलग हुए। केंद्र ने तय किया कि भाई हमें इनके साथ करना है। एक सीट थी और जीतने का कारण भी बीजेपी थी। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो पूरा साथ जुटा, इसलिए वहाँ उनको जीत नसीब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत से जीते थे। उपचुनाव में हमारा अलायंस था तो हमारी ताकत से जीते थे, इसलिए नहीं तो जीत बहुत कोसों दूर थी। और इसलिए आज वो जो हमारा पार्टी का नेटवर्क है वो ज्योति मिर्धा जी के साथ पूरे तरीके से खड़ा हुआ, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ बीजेपी जीतेगी। आप हरियाणा के प्रभारी हैं, हरियाणा की फिजाओं को किस प्रकार से भांप रहे हैं आप? क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी काफ़ी रोचक बना हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपने बड़ा परिवर्तन किया और नया मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाया गया है। देखिए, राजनीति में उम्र का और अनुभव का दोनों का एक समन्वय जरूरी है, और हरियाणा में हुआ है, बदलाव हुआ, उसका एक सकारात्मक असर भी है। खट्टर साहब का अनुभव और नायब सैनी जी का जो ऊर्जा है वो दोनों हरियाणा में पार्टी को प्लस करेगी। वहाँ जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई थी। हमने 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, हमारे उम्मीदवार मैदान में बराबर दौड़ रहे हैं। कांग्रेस वहाँ कंफ्यूज भी है और अंतर्कलह की शिकार भी है, अभी तक निर्णय नहीं कर पाई। तो इसका एक मुझे लगता है कि बहुत अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में विग्रह बहुत है। जो सामने जो दल हैं, चाहे वो जेजेपी है, चाहे इनेलो है, कांग्रेस पार्टी है, तो इतने खेमे बटे हुए हैं कि स्वाभाविक तौर पर इस बिखराव का कारण बीजेपी को होगा। जो खूबियाँ हमारी डबल इंजन की सरकार है, 10 सालों में बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो सरकार चलाई थी, उसका इम्पैक्ट हर जाति बिरादरी में बहुत सकारात्मक है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। कितने बड़े चैलेंज के तौर पर देखते हैं, और बीजेपी का कमल मजबूती से खिले, वो सतीश पूनिया साहब के लिए व्यक्तिगत कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रभारी हो आप? मेरे ख्याल से खैर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। जो पार्टी काम देती है उसको शिद्दत से पूरा करना पहली प्राथमिकता है। परिणाम क्या होता है उसकी आशंकाओं में मैं जाना भी नहीं चाहता, न मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहाँ पार्टी ने पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। कैंपेनिंग वहाँ दुरुस्त है, उम्मीदवार वहाँ तय हो गए थे मेरे से घोषणा से पहले ही। लेकिन मेरी जितनी योग्यता क्षमता मुझे पार्टी ने जो भरोसा दिया है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ वहाँ देने की कोशिश करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता भी नेशनल इश्यूज पर वोट करेगी। पूनिया साहब, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी की गई पुरुषोत्तम रूपाला के बाद, उसके बाद राजपूत समाज देश भर में उद्वेलित है। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। रूपाला जी ने क्षमा याचना करी है और पार्टी के शीर्ष जितने हमारे राजपूत नेता उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है, इसलिए मुझे लगता नहीं मुझे कुछ कहना चाहिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप रहे, उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष बने। आपने संगठन में काफ़ी बड़ा काम किया है, काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। अभी लोकसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर हैं। आपने जिस प्रकार संगठन में काम किया, उसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब लोकसभा चुनाव में भूमिका को किस प्रकार से देख रहे हैं?
नहीं, मुझे राजस्थान में कैंपेन करने के लिए कहा था, जहां पार्टी ने निर्देश दिया वहां गया। मेरी जितनी कोशिश थी उतना मैंने अपना समय भी दिया है, बाकी समय मेरा हरियाणा में रहेगा। इच्छा यही है व्यक्तिगत किसी भी महत्वाकांक्षा को छोड़ के कि एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बने, राजस्थान में हम सारी सीटें जीतें, हरियाणा में जीतें और एक अच्छी सरकार बने। वो किसी एक कार्यकर्ता के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी उत्कंठा नहीं हो सकती। कुशल संगठनकर्ता के रूप में सतीश पूनिया साहब जाने और पहचाने जाते हैं। लगातार जो जिम्मा दिया गया है उसको बखूबी निभाया भी है। लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा रण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने, ऐसे में उस भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि पहले तो चर्चा इस प्रकार की भी हुई कि सतीश पूनिया साहब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रभारी बनाया गया, आप हरियाणा में काम कर रहे हैं और राजस्थान में भी 25 की 25 सीट रिपीट हो उसके लिए प्रयासरत हैं। मैंने कहा कि एक समय होता है और एक सीमा होती है, उसके बाद व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षाएं या उनकी अपनी इच्छाएं, कामनाएं, वो सब खत्म हो जाती हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए पार्टी ने भूमिका तय करनी होती है और अच्छा भी यही है कि पार्टी जो निर्देश दे, जो निर्णय करे, जो भूमिका दे, वो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा आनंद इसी में है कि एक साधारण कार्यकर्ता की तरह अच्छे तरीके से काम करते रहें, जिसमें खुद को सुकून मिले। मुझे लगता है कि यही पर्याप्त है। आखिरी सवाल, राजस्थान में 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक क्या 25 सीटों के साथ ही लगाने के लिए बीजेपी एकदम आश्वस्त है? पार्टी ने बहुत अरसे से इसकी तैयारी कर रखी थी, संगठन दुरुस्त था, सामने जैसे मैंने कहा कि बिखराव है। जनता मोदी जी को एक बार फिर से देखना चाहती है और उस देखने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा मैंडेट मिले। तो उसमें स्वाभाविक है कि 25 सीटें जब 14 में आई, जब 19 में आई, तो फिर 24 में भी मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। और ऐसा प्रदेश का जनमानस दिखता है, क्योंकि मुझे सामने वालों में कोई खूबी नज़र नहीं आती। वो तो खुद ऑलरेडी सरेंडर किए हुए दिखते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ा। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पर्दे के पीछे संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने वाले सतीश पूनिया साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीट पर एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18, जोधपुर।